हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं ऊतक का पार्ट पादप ऊतक। प्लांट टिश्यू के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बुक है जो हम लोग करवा रहे हैं, इसमें 2018 और 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का समावेश दिया गया है। तो इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए और क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे पादप ऊतक प्लांट टिश्यू के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों, जाइलम के कौन से ऐसे तत्व है जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये है दोस्तों वाहिनिका और वाहिका। कौन सा? वाहिनिका और वाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारुमृदुतक। किससे? वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारुमृदुतक से बना होता है जाइलम। 4 अलग अलग प्रकार के तत्व जो है ये है। वाहिनिकी और वाहिका मृत कोशिकाएं हैं जो पादपों में जल तथा खनिजों के लिए उत्तरदायी है। जाइलम पेरेनकाइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी कैसे हैं? मृत होते हैं। जो जाइलम जो है दोस्तों, ये पेरेनकाइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी क्या होते हैं? मृत होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। दोस्तों, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर जो है ये पुराने जाइलम में क्या होते हैं? संचित होते हैं। किसमें होते हैं? ओल्ड जाइलम में। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। जाइलम दोस्तों संवहनी पौधों में ऊतक का एक प्रकार है जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? ये जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभेद्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है या होती है? दोस्तों, विभेद्योतक ऊतक कोशिकाओं में जो है ये क्या अनुपस्थित होता है? तो राजधानी जो है ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। दोस्तों, विभेद्योतक कोशिकाएं जो है कौन सी? विभज्योतक कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है और पादपों की जड़ों तथा तने के शीर्ष आदि पर पाई जाती है। विभज्योतक कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, किंतु इनके पास क्या नहीं होती? राजधानी का अभाव होता है। किसमें? विभज्योतक कोशिकाओं में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। दोस्तों, फ्लोएम जो है ये पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। किसका? पोषकों का। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उनमें घुले लवणों का संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है, इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती है। किसमें? फ्लोएम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु जो है पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। किसका? पुराने जाइलम का। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? तो दोस्तों, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? तो ये है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है दोस्तों ये संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। वाहिनिकी, वाहिका, पेरेनकाइमा ये क्या है? संवहनी ऊतक का भाग है। ठीक है दोस्तों, कोलेनकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं है,
इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। किसकी? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है कोलेन कायमा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? तो दोस्तों फ्लोएम के संबंध में सही कथन हमको बताना है। फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है, ये गलत कथन है दोस्तों। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी है फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। फ्लोएम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। ठीक है। फ्लोएम पौधों में कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभारी संवहनी ऊतक है। दोस्तों फ्लोएम जो है पौधों में कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभारी संवहनी ऊतक है। यह पौधों में एक संरचनात्मक कार्य करता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य सभी लोगों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम क्या करता है? पौधों की जड़ों से कार्बनिक घुलनशील यौगिकों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? जाइलम। तो आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदुतक पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा और वायु ऊतक एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों मृदुतक पेरेन्काइमा पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाला एक सरल स्थायी ऊतक होता है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक कहते हैं और वायु ऊतक कहते हैं। तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, और वायु तक की बात करें एरेन्काइमा की, तो इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों पेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों में जमीन के ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। जहां अन्य ऊतक जैसे संवहनी ऊतक एम्बेडेड होते हैं, वे गैर संवहनी होते हैं और सरल जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लोरेन्काइमा विशिष्ट पेरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। एरेन्काइमा जो दोस्तों इसमें विशेष पेरेन्काइमा होते हैं जिनमें बड़े वायु स्थान होते हैं और इस प्रकार पौधों को तैरने में भी मदद करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो दोस्तों ये है हमारे संवहनी ऊतक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो संवहनी ऊतक की उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण होता है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और कौन से हैं? फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और कैसी होती है? पतली होती है। जो संवहनी ऊतक होते हैं दोस्तों इसमें जो कोशिकाएं होती है ये क्या होती है? लंबी और पतली होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता क्या हो जाती है? खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। किसको? इस प्रक्रिया को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है। तो पौधों में विभेदन डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। उदाहरण की बात करें तो श्वास नली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो दोस्तों एक लंबा वृक्ष जो है अपने अपशिष्ट उत्पादों को जो है
पुराने जाइलम में मतलब हार्टवुड में संग्रहित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लंबा वृक्ष दोस्तों अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम हार्टवुड में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण जो है उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो दोस्तों जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी जो है ये बनाता है लिग्निन। कौन बनाता है? लिग्निन जो है ये जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध। इसके क्या है? कई जैविक कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? दोस्तों भोजन के संग्रहण के लिए जो है जाइलम की पेरेनकाइमा कोशिकाएं क्या है? उत्तरदायी है। कौन सी? पेरेनकाइमा कोशिकाएं। पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पेरेनकाइमा कोशिकाएं उत्तरदायी होती है जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है तथा ये पौधे को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। अंततः भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा पौधों के मूल रोमों तक पहुंचाता है। क्या होता है? भूमि का जल परासरण दबाव जो है द्वारा पौधों के मूल रोमों तक पहुंचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो ये है फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक क्या करता है? परिवहन करता है। यह पौधों में पाया जाने वाला जटिल ऊतक है। जाइलम पादपों में जल एवं खनिज का परिवहन करने वाला जटिल स्थायी ऊतक है। यह पादपों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो ऐसे कौन से ऊतक है जो संवहन पुल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये ऊतक है, ये संवहन पुल बनाते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती है ऊतक कहलाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल एक इकाई की तरह का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो दोस्तों युग्म संवहनी बंडल का गठन जो है ये करता है जाइलम और फ्लोएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो दोस्तों फ्लोएम जो है ये फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना है। किस किस से? चालनी नलिकाएं से मिलकर बना है, सह कोशिका से मिलकर बना है, फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है फ्लोएम। ठीक है, किससे नहीं बना है? तो फ्लोएम वाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम में पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक है जाइलम। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण दोस्तों 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। एक है हमारी चालनी नलिकाएं, एक है सखी कोशिकाएं, एक है फ्लोएम मृदुतक और एक है फ्लोएम तंतु। तो चारों को आपको याद में रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना जो है ये पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो दोस्तों बाह्य त्वचा का कार्य जो होता है क्या होता है? बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों की शुष्कन
पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना है। क्या कार्य होता है त्वचा, बाह्य त्वचा का? शुष्कन, पौधे की शुष्कन मतलब पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना होता है बाह्य त्वचा का कार्य। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूल कोण ऊतक। कोलेन कायमा की कोशिकाएं जो है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो पौधों में लचीलेपन का गुण स्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, कोलेन कायमा टिश्यू के कारण होता है। जो लचीलापन होता है किसके कारण होता है? तो कोलेन कायमा टिश्यू के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। दोस्तों ये जो ऊतक है एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ऊतक जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती है? मोटी होती है, लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती है। इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। किस लिए मोटे होते हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन क्या होती है? जमा होती है, इसलिए इनके कोने क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इनमें अंतराकोश की स्थान नहीं होता है। दोस्तों जो कोलेन कायमा टिश्यू है इसमें क्या नहीं होता है? अंतराकोश की स्थान जो है नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। दोस्तों पौधों में लचीलापन जो है ये होता है कोलेन कायमा की वजह से। किसकी वजह से? कोलेन कायमा की वजह से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो अभी हमने बताया सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो कोलेन कायमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो दोस्तों किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है? तो लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका जो होती है भित्तियां, ये क्या होती है? मोटी होती है। दोस्तों लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन कायमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को क्या करते हैं? कम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो दोस्तों शीर्ष विभ्योजक जो है ये तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्षस्थ विभ्योजक जड़ जो है तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। जो शीर्षस्थ विभ्योजक है जो, तो दोस्तों ये जो है जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु ग्रोविंग पॉइंट का निर्माण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों जाइलम जो है ये एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जीवितक, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा जो है ये सरल स्थायी ऊतक है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर में पाया जाता है। यह ऊतक दोस्तों पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। ध्यात्व है कि फ्लोयम दूसरा जटिल संवहन ऊतक है जो पौधों की पत्तियों से भोजन को
विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सा जटिल संवहन ऊतक, कौन सा फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो दोस्तों जटिल स्थायी ऊतक है हमारा फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो दोस्तों जाइलम जो है एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाइलम। जाइलम जो है सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो जाइलम जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। इसका काम जाइलम का काम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है, तो यह है दोस्तों जाइलम। जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो दोस्तों अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो बड़ा होता है ये होता है पेरेन्काइमा का। किसका बड़ा होता है, पेरेन्काइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, बड़ा होता है। पेरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय क्षेत्र कैसा होता है, बड़ा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। दोस्तों पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें जो है लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक पाए जाते हैं। कौन से, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक जो है ये पाए जाते हैं। दोस्तों पार्श्व विभज्योतक मतलब लेटरल मेरिस्टेम जो है ऊतक जो है पादप में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि हम कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है, तो जाइलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो किस ऊतक की कोशिकाएं जो है अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो विभज्योतक। कौन सी, इसकी विभज्योतक की कोशिकाएं जो है अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। दोस्तों विभज्योतक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज्योतक के कारण होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक और एक होता है विशिष्ट ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों स्थायी ऊतक जो है ये मेरिस्मेटिक विभाज्योतक के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन से ऊतक, स्थायी ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरिस्मेटिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खालिस्तान बनाते हैं या डैश बनाते हैं। दोस्तों मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं, तो ये स्थायी ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्थायी ऊतक बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा ऐसा ऊतक है जो एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, तो ये है विभज्योतक या मेरिस्मेटिक। कौन सा, विभज्योतक या मेरिस्मेटिक जो है एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करता है,
उत्पादन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दोस्तों रूट टिप या शूट टिप में जो है विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा? विभज्योतक ऊतक। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। जो पौधों की वृद्धि होती है दोस्तों, ये केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसा विभाजित किसके कारण होता है? तो ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा दोस्तों शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये हमारा हो जाएगा। तो तने व जड़ के शीर्ष पर पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है। कौन सा? शीर्षस्थ विभज्योतक। उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो यही आपको याद रखना है, शीर्षस्थ विभज्योतक जो है पेड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है दोस्तों पार्श्वी विभज्योतक, मतलब लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। पेड़ों की मोटाई में वृद्धि कौन करता है? तो पार्श्वी विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम, ये आपको याद रखना है। तीसरा है दोस्तों अंतर्विष्ट विभज्योतक। कौन सा? अंतर्विष्ट विभज्योतक। इंटरकेलरी मेरिस्टेम जो है पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों की वृद्धि करता है। कौन? अंतर्विष्ट विभज्योतक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। दोस्तों अंतर्वेशी विभज्योतक जो है ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो पार्श्व विभज्योतक के कारण जो है जड़ तथा तने के घेरे में क्या होती है? वृद्धि होती है। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व लेटरल विभज्योतक की वजह से तने या जड़ का घेरा क्या होता है? बढ़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अग्रस्थ शीर्षस्थ मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शाखा पर पाया जाता है। तो अग्रस्थ शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है ये तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तने और जड़ के शीर्ष पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एरियोलर ऊतक के अंगों डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो दोस्तों एरियोलर ऊतक जो है अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। क्या करता है? अंदर के अंगों को अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है एरियोलर ऊतक। ठीक है, और ऊतकों की मरम्मत भी करता है। दोस्तों एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। किसके द्वारा? एरियोलर ऊतक के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन,